हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 1 ऑफ मार्च टू 5 ऑफ मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग क्रिस्पी फॉर्मेट में कम से कम शब्दों में या एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी एस्पिरेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्विक रिवीजन, यानी कि प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस। ये पूरा सेशन अगर आपको पसंद आता है या पूरा लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इस पूरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम लगातार कुछ अच्छा करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में हमारा फर्स्ट नंबर का टॉपिक था, हमने देखा था कि मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है इंडिया के फर्स्ट आरबीआई गवर्नर जी के नाम पर। तो इंडिया के फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इंडिया के पहले आरबीआई गवर्नर है। ऑलरेडी मैंने ये वाली बात आपको बता दी थी। इन्हीं के नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023, जो कि कहां आयोजित किया गया? कायरो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। तो कायरो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया गया आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023। रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है यहीं पर। तो ये वाली बात भी हमने देखी थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो हमने बोला था कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज हमने क्या देखी थी कि नितिन गडकरी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है वर्ल्ड के लार्जेस्ट यूनिक और दिव्यांग पार्क की। तो ये इसका नाम क्या है? तो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इसका नाम है। वर्ल्ड का जो कि लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क, स्पेसिफिकली दिव्यांग लोगों के लिए बनाया जाने वाला ये पार्क है। कहाँ स्थापित किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में यह स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, नागपुर के महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्गेनाइज किया गया कोल जनजाति महाकुंभ। किस ओकेजन पर? तो सबरी माता की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये महाकुंभ, कोल जनजाति महाकुंभ आयोजित किया गया। कहां? सतना, मध्य प्रदेश में। ये वाली बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 6th टाइम यानी 6वीं बार 6th टाइम वुमेन T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया है। इसके बारे में भी हमने सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपको इस पूरे लेक्चर्स का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर हमारा देखना होगा। चलिए बात करते हैं नई न्यूज। नई न्यूज अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मध्य प्रदेश के डिफरेंट जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपीएसएल प्रहरी, इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने जितने एग्जाम्स होने वाले हैं सभी एग्जाम्स में ये न्यूज बिल्कुल आने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 52 जिले थे, यानी 52 जिले थे। अब हो चुके हैं 53वां डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूड हो गया है, जिसका नाम क्या है? मऊगंज। तो मऊगंज जो कि रीवा जिले से अलग होकर बनाया गया एक जिला है। रीवा संभाग से अलग हुआ या रीवा जिले से अलग हुआ एक जिला है जिसका नाम है मऊगंज। मऊगंज जो कि अब जिला बन गया है 53rd नंबर का मध्य प्रदेश का। इसके अलावा इसमें 4 तहसीलें हैं, यानी मऊगंज 4 तहसीलों से मिलकर बनाया गया एक जिला है, ठीक है। तो मऊगंज एक तहसील हो गई। इसके अलावा हमने देखा था हनुमना, याद रखना है आपको हनुमना। इसके अलावा नई गढ़ी नई गढ़ी, इसके अलावा देव तालाब। तो ये जो 4 तहसील हैं
इनको मिलाकर एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है मऊगंज। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है? तो 6 लाख प्लस पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। ये किस बॉर्डर को टच करता है? तो ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रही तहसीलों के नाम। इसके अलावा रीवा संभाग रीवा जिले से अलग होकर बनाया गया है। अब रीवा संभाग में बात करें तो टोटल कितने, रीवा संभाग की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितने जिले हो गए? तो आपका एक हो गया रीवा, एक हो गया आपका सतना। ठीक है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली, और एक और हो गया आपका मऊगंज। ठीक है, तो इन जिलों से मिलकर रीवा संभाग का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, एक सेकेंड, जूम आउट हो गया। चलिए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। तो हमारी यही सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, इंग्लिश में भी दिख जाने वाली हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है मध्य प्रदेश की जो वुमेन टीम है उसने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 में जीत हासिल की है। तो मध्य प्रदेश की वुमेन टीम ने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 में जीत हासिल की है। तो फर्स्ट रैंक किसकी रही है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट रैंक नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023। अब थोड़ा सा हम लोग इसको इलेबोरेट कर लेते हैं। नेशनल नेशनल हॉकी हॉकी चैंपियनशिप चैंपियनशिप 2023 2023 ऑर्गेनाइज कहां हुई? तो ये आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई, आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई। इसके अलावा फर्स्ट विनर टीम कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की वुमेन टीम विनर है। सेकंड किसकी रैंक है? तो सेकंड रैंक है, आपको ध्यान रखना है, सेकंड रैंक है महाराष्ट्र की, और थर्ड रैंक किसकी है? तो थर्ड रैंक है झारखंड की, थर्ड रैंक है। तो झारखंड की कौन सी रैंक है? तो झारखंड की थर्ड रैंक है। आपको यही वाली बातें ध्यान रखनी है। तो यही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिटेल रूप में मिल जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रतिभा आर्या को प्लेयर ऑफ द मैच टाइटल से सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ इन्हें बेस्ट डिफेंडर ऑफ द चैंपियनशिप का खिताब भी मिला है। तो मध्य प्रदेश की प्रतिभा आर्या को बेस्ट डिफेंडर चैंपियनशिप, इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये वाली बातें आप ध्यान रख सकते हैं। यही सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगी। तो आप जब पीडीएफ पढ़ते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल पढ़ा करिए, क्योंकि जब आप एक वीडियो देखते हैं, वीडियो के साथ साथ जब आप पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें ए टू जेड याद हो जाने वाली हैं। इस वजह से आप पीडीएफ को जरूर पढ़ा करें। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है रिवाइज्ड गाइडलाइंस दी गई हैं एमपी लैड स्कीम के लिए। एमपी लैड स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, और आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म, एमपी लैड का फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी कि एमपी लैड इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसको कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है 23 दिसंबर 1993 को, जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे यानी प्रधानमंत्री थे। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आता है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एमपी लैड का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। इसके अलावा इसे लॉन्च कब किया गया? तो 1993 को लॉन्च किया गया। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं एमपी लैड स्कीम है क्या। तो एमपी लैड स्कीम जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, इसके फुल फॉर्म में ही छुपा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका कुछ क्षेत्र होता है। जैसे बात करें, जिसकी आप बात करते हो, एमपीज एमपी कौन होता है? एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? तो वो है एमपीज हैं सांसद। तो हम लोग बोलते हैं इनको हिंदी में सांसद, और इंग्लिश में ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कहाँ बैठते हैं? तो ये संसद में बैठते हैं, ये संसद में बैठते हैं, संसद की गतिविधि में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं ये एमपी लैड स्कीम स्पेसिफिकली किसके लिए है। तो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनाई गई एक स्कीम है। ये स्कीम है जहां पर सांसद यह निगरानी रखता है, सांसद यह देखता है कि इनके एरिया में, यानी कि सांसद जिस एरिया से वो सांसद है, वो व्यक्ति, वो अपने जगह पर यानी अपने क्षेत्र पर किन किन डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कंडक्ट कराना चाहता है, कितने कितने
कार्य हो रहे हैं या कितने कार्यों को करवाना चाहता है वो, उसकी एक डिमांड रखता है, वो कहाँ? संसद में रखता है। तो जितनी डिमांड है, उन सारी डिमांड को कहाँ रखेगा सांसद? वो सांसद रखेगा संसद में, ठीक है? यानी पार्लियामेंट में उसकी डिमांड रखेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई सांसद अपने क्षेत्र में एक महाविद्यालय ओपन करवाना चाहता है, तो वो उसकी डिमांड कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। या फिर आप कहें कि मध्य प्रदेश के एक पर्टिकुलर जिले, एक संभाग, रीवा संभाग की जो सांसद होंगी या जो सांसद होंगे, वो चाहते हैं कि रेलवे आ जाए हमारे रीवा संभाग, रीवा सीधी सिंगरौली में रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाए। इसके लिए जो फंड का एलोकेशन होगा या फंड एलोकेशन की डिमांड होगी, वो कहाँ रखेंगी? तो वो संसद में रखी जाएगी। तो यही है स्कीम, ये स्कीम है पर्टिकुलरली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो कि अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट कराने की मांग रखती है, ठीक है? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्पेसिफिकली ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत पर्टिकुलरली जो सांसद हैं, वो बहुत तरीके के डेवलपमेंटल वर्क्स कराने के लिए कुछ फंड एलोकेशन की डिमांड रखते हैं। कहां पर? संसद में रखते हैं। अब नई बात क्या है? नई बात, जैसा कि हमने बोला कि रिवाइज्ड गाइडलाइन, ऑलरेडी ये सारी चीजें तो पहले थी, लेकिन रिवाइज्ड गाइडलाइन में क्या कहा गया? रिवाइज्ड गाइडलाइन में एक नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें वेब पोर्टल के माध्यम से होंगी, ऑपरेट होंगी, और जिसकी वजह से अगर कोई चीज ऑनलाइन हो जाती है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, उसकी मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग इजी हो जाती है। इस वजह से इसको वेब पोर्टल में लॉन्च किया गया है। अब ये स्कीम पर्टिकुलरली वेब पोर्टल के थ्रू चलाई जाएगी। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वेब पोर्टल यानी ऑनलाइन की मदद से रियल टाइम मॉनिटरिंग आसानी से होता है, पारदर्शिता बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी आती है सिस्टम में। तो ये सारी चीजें जिससे किसी भी तरह का करप्शन को रोका जा सके, इस वजह से इन सारी चीजों को लॉन्च किया गया है ऑनलाइन। तो इस पर्टिकुलर नई गाइडलाइन में पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि वेब पोर्टल में ये सारी चीजों को या सारी प्रोसेसेस को, फंड एलोकेशन को ऑपरेट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसकी लॉन्च वर्ष। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में भी दिख जाएंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ यही चीज, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है। जैसे कि 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एमपी लैड स्कीम को लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली स्कीम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका में। तो कर्नाटका में एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है शिवमोगा एयरपोर्ट कहां स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। तो शिवमोगा एयरपोर्ट कहां स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। कितना फंड एलोकेशन किया गया है? तो 450 करोड़ अप्रोक्सीमेटली का इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि 450 करोड़ की लागत से बनाया गया ये एयरपोर्ट है, जिसका नाम है शिवमोगा एयरपोर्ट, ठीक है? तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स की टू बूस्ट फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्या हो रहा है, हमारे देश में लगातार जो फलों का उत्पादन है वो क्रमशः घटता जा रहा है। इस वजह से फ्रूट सेक्टर को या फ्रूट क्रॉप को बूस्ट अप करने के लिए या उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष में गवर्नमेंट ने यह प्लान किया है कि पूरे भारतवर्ष में 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। तो 10 क्लीन प्लांट सेंटर यानी 10 क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी टू बूस्ट फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि हमारे देश में फ्रूट क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए 10 क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके बारे में निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूनियन बजट में 2200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा कि इन पर्टिकुलर प्लांट सेंटर्स में 2200 करोड़ की लागत से इन सेंटर्स को बनाया जाएगा, और इसका टारगेट क्या रखा है? तो 2030 तक इन सभी 10 सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इसके पहले बात करें तो ये जो क्लीन प्लांट सेंटर है, ये पहली बार भारत में हो रहे हैं, लेकिन कई अदर डेवलप्ड कंट्रीज में ये पहले से थे, जैसे कि अमेरिका, नीदरलैंड और इजराइल में ये क्लीन प्लांट सेंटर ऑलरेडी बनाए गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है लाडली बहना योजना। अब बात करें कि लाडली बहना योजना के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको जनवरी के करंट अफेयर्स में आपको ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन हम लोग उसी को फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्च भी अब हुआ है, क्योंकि कैबिनेट ने यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अप्रूवल इसका दे दिया है। इस वजह से हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं लाडली बहना योजना में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12,000 रुपए साल में 12,000 रुपए साल में
पूरे साल में दिए जाएंगे बहनों को, यानी कि महिलाओं को दिए रुपए दिए जाने। अगर बात करें प्रति महीने तो 1,000 रुपए पर मंथ ये राशि प्रदान की जाएगी, किसे? महिलाओं को। अब किस एज की महिलाओं को ये राशि प्रदान की जाएगी? तो अगर हम लोग बात करें तो वुमेन कितनी क्या एज होनी चाहिए? तो 23+ ईयर ऑफ एज होनी चाहिए। 23+ यानी 23 साल की उम्र से ज्यादा की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें 1,000 रुपए 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। तो ऐसी सभी महिलाएं, ऐसे सभी लोग जो 23 साल के ऊपर हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको 1,000 रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं। कौन देने वाला है? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना के तहत ये देने का वादा। इसके अलावा अगर बात करें ये स्कीम कब लॉन्च की गई, तो 5th ऑफ मार्च 2023 को ये लॉन्च की गई है। तो आपको लॉन्चिंग डेट भी याद रखनी है, 5th ऑफ मार्च 2023। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये किसी भी कैटेगरी की, यानी प्रत्येक कैटेगरी की वुमेन को दिया जाएगा। ऑल कैटेगरी वुमेन, ऑल कैटेगरी, यानी कि इसमें कोई पर्टिकुलर दायरा फिक्स नहीं किया गया है कि हम सिर्फ जनरल वालों को देंगे, हम सिर्फ SC ST को देंगे, हम सिर्फ OBC को देंगे, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। सभी महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को यह इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगी। तो ऑलरेडी मैंने ये वाली बातें आपको बता दी हैं, ठीक है। इस योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह उन महिलाओं के खाते में जमा किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति के हो। उनकी आयु 23 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा 5 मार्च 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई। ना हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, फर्स्ट एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज की गई? गुरुग्राम में। अब मैंने आपको बताया था G20 की मीटिंग कंटिन्यूअसली चल रही है। हमने बताया था आपको कल्चरल ग्रुप की मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज की गई, तो कल्चरल ग्रुप की मीटिंग मध्य प्रदेश के खजुराहो, छतरपुर खजुराहो में ऑर्गेनाइज की गई। खजुराहो में ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये वाली बात कर ली है। अब बात करते हैं एंटी करप्शन। एंटी करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तरीके की पॉलिसीज बनाई जाएंगी इन पर्टिकुलर मीटिंग में। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग में भ्रष्टाचार यानी करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पर्टिकुलरली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। कहां पर गुरुग्राम में, जिसमें 20 देश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो G20 मतलब 20 देश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना, ठीक है। यानी इंटरनेशनली करप्शन को रिमूव करना इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य है, आप ऐसा समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड अ 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा इन ओडिशा जजपुर। तो उड़ीसा राज्य के जजपुर जगह पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा की खोज की है। बुद्धिस्ट स्तूपा जो कि 1300 साल पुराना है, कहां मिला है हमें? उड़ीसा जजपुर, उड़ीसा के जगह पर ये मिला है। ये जो पर्टिकुलर बुद्धिस्ट स्तूपा है, ये किस रॉक का बना गया है या किस स्टोन का बनाया गया है? तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। खॉन्डेलाइट स्टोन का ये बना हुआ है। खॉन्डेलाइट स्टोन। अब ये स्टोन है क्या? ये स्टोन पर्टिकुलरली मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना होता है। मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना होता है। मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इस स्टोन का प्रमुख रूप से उपयोग कहां किया जाता है? तो इसका यूज आपको ध्यान रखना है। इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है एंशियंट टेम्पल्स में। एंशियंट टेम्पल यानी प्राचीन जितने भी टेम्पल्स हैं, वो सारे टेम्पल्स किस स्टोन से मिलकर बने हैं? खॉन्डेलाइट नाम के पत्थर से बने हुए हैं। इसका प्रमुख रूप से उपयोग ब्यूटीफाई करने, मतलब किसी टेम्पल को ब्यूटीफाई करने या किसी पैलेस को ब्यूटीफाई करने में इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर स्टोन है, ये कहां पाया जाता है? तो ये पूरे हमारे भारत के ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, ईस्टर्न घाट में ये पाया जाता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये उड़ीसा में पाया जाता है। ध्यान रखना है ये वाली बात आपको, ठीक है। तो यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यही सारी बातें आपको यहां पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर बात करें ये जो बुद्धिस्ट स्तूपा मिला है हमें, ये इसकी लेंथ क्या है, कितना ऊंचा है? तो ये 4.5 मीटर टॉल है, ठीक है। जो कि ऐसा माना जा रहा है कि ये 6th या 8th सेंचुरी का स्तूपा है, ठीक है।
यही सारी बातें आपको मिल जाएँगी यहाँ पर पीपीटी में। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है 7th नंबर का इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस इन भोपाल। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें नंबर की या 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। अब ये जो इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस है, ये क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है? तो इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के पॉपुलर लोग या चर्चित व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जो कि दार्शनिक ढांचे पर विचार करने के लिए बनाई जाती है स्पेसिफिकली। यानी हमारी जो विश्व व्यवस्था है उसमें किस तरह के धर्म के लोग आ रहे हैं, क्या उनकी नई सोच है, किस धर्म की क्या अच्छी चीजें हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है इंटरनेशनली, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑर्गेनाइज कहाँ हुई, भोपाल में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज़ अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आने वाले पूरे साल में, यानी 2023 में जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछी जाने वाली न्यूज़ हो सकती है। अब बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। मायरा मायरा इंडियाज़ प्रपोज्ड ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स। अब हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। तो 2023 जो है, ये इंटरनेशनल 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 ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब जैसे ज्वार हो गया आपका, आप समझते हो ज्वार बाजरा, तो ज्वार बाजरा मिलेट्स की हिंदी है। ठीक है, तो ज्वार और बाजरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। 2023 को एज इट इज प्रश्न यही पूछा जाएगा कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये क्यों मनाया जा रहा है, ये भी प्रश्न उठता है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, जो मिलेट्स है ना, यानी जो जो ये ज्वार बाजरा है, जो आपको यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा है, या आपके घरों में अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि ज्वार और बाजरा होता क्या है। सिंपल सी बात, तो ये ज्वार बाजरा ये अपने आप में इतना न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। डे बाय डे लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है और लोग इसे कंज्यूम नहीं करते हैं। ज्वार और बाजरा को की पर्टिकुलर जो खेती है वो डिक्लाइन हो रही है, और साथ ही साथ इसकी अवेयरनेस बहुत कम है कि ये जो ज्वार बाजरा है इतना न्यूट्रिशियस होता है कि इसमें सारी न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि ज्वार बाजरा अपने आप में बहुत न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि, और लोग इसका कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर यह निर्णय लिया गया कि इस साल हम लोग ज्वार बाजरा को प्रमोट करेंगे, साथ ही साथ इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स का उपयोग करें। इस वजह से इस पूरे साल को यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं मायरा के फुल फॉर्म की। मायरा के फुल फॉर्म की चलिए देख लेते हैं मायरा का फुल फॉर्म। तो मायरा का फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, यानी मिलेट का रिसर्च करना या अवेयरनेस करना, जागरूकता उसकी फैलाना, यह इस प्रमुख ग्लोबल इनिशिएटिव का उद्देश्य है। तो इंडिया ने प्रपोज किया है मायरा, जिसका फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। किसको प्रमोट करने के लिए? मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मिलेट बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इस वजह से मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस क्यों बढ़ा रहे हैं? अवेयरनेस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मिलेट्स बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यह अवेयरनेस फैलाने के लिए इस पर इंडिया ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव रखा है जिसका नाम है मायरा। मायरा का फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। चलिए बात करते हैं अगली चीज। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये जो मिलेट है इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम रखा है श्री अन्न। इसे श्री अन्न कहा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बाजरा को श्री अन्न के रूप में वर्णित किया है। तो ध्यान ये भी रखना है आपको, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा
ये ज्वार है, ये ना सिर्फ़ हमारे भारत में बल्कि अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और सूडान अन्य देशों में भी यह बहुत ही ज़्यादा रूप में उगाया जाता है। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस ईयर लॉन्च की गई है? आप किस ऑप्शंस यहाँ पर हैं, आपको जवाब कहाँ पर देना है? कमेंट सेक्शन में देना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब लिखिए क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं किसी चीज़ को लिखते हैं, तो आपको वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें फीड होती हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, आप लगातार जवाब दे रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, हमें पता चलता है। इस वजह से आप अपने जवाब ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनिधि चौहान अ प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? मैंने आपको ऑलरेडी इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया है। सुनिधि चौहान जो कि मध्य प्रदेश के एक प्लेयर हैं, ये किस स्पोर्ट से बिलॉन्ग करती हैं? क्रिकेटर हैं, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल प्लेयर हैं या शूटर हैं? इसका जवाब भी आप कहाँ पे देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो उसके लिए आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो, इन सारी जगहों पर आप हमसे जुड़कर आप अपने सवाल या क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एक अच्छा फीडबैक आप देना चाहते हैं, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कुछ अच्छा फीडबैक हमारे लिए बिल्कुल छोड़ सकते हैं या दे सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा सेशन हमारा पसंद आता है, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।